अच्छा, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 23 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी एग्रीगेट। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? डिमांड पढ़ा था और सप्लाई के बारे में पढ़ा था। डिमांड किसको कहते हैं? कंज्यूमर के द्वारा जिस प्राइस पे किसी मटेरियल को खरीदने की इच्छा जाहिर की जाए या विलिंगनेस दिखाई जाए, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिमांड के नाम से। ठीक है, ये नहीं कि बाजार में कितना स्टॉक माल पड़ा हुआ है। स्टॉक और डिमांड में फर्क है। स्टॉक का मतलब है कि जो माल तुम्हारे पास पड़ा हुआ है वो तुम्हारे लिए एक स्पेसिफिक टाइम में या पीरियड में, वो आपके लिए स्टॉक कहलाता है। बट डिमांड किसको कहते हैं हम लोग? डिमांड हम लोग कहते हैं कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे एक स्पेसिफिक टाइम पर जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को परचेज करने के लिए तैयार हो जाता है, वो उसकी क्या बन जाती है? डिमांड बन जाती है। और डिमांड और प्राइस में मैंने ये भी बताया था कि डिमांड और प्राइस में क्या होता है? इनवर्स ऑर्डर का रिलेशन होता है। इनवर्स ऑर्डर मतलब अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाता है? घटता चला जाता है, और अगर प्राइस रिड्यूस होता है या घटता है तो डिमांड क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है या बढ़ता चला जाता है। सप्लाई, सप्लाई किसको कहते हैं? जैसे डिमांड में कंज्यूमर प्रेफरेंस करता है कि वो किस प्राइस में कितना मटेरियल खरीदना चाहता है। सप्लाई का मतलब होता है जिस प्राइस में कोई भी प्रोड्यूसर अपने माल को, अपने गुड्स को, अपने कमोडिटी को बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाए, वो उसकी क्या बन जाती है? सप्लाई बन जाती है। सप्लाई और प्राइस का क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्या करना चाहता है? अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहता है प्रोड्यूसर। तो डिमांड में प्राइस का इनवर्स ऑर्डर का रिलेशन होता है, बट सप्लाई में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है हम लोगों की, वैसे वैसे क्या होता है? हमारा भी सप्लाई बढ़ता चला जाता है। मगर यहाँ हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई या इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? जब कई कमोडिटी को की डिमांड को या सप्लाई को एक साथ मर्ज कर दें, मिला दें, उससे जो डिमांड क्रिएट होगी या सप्लाई क्रिएट होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा डिमांड है उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो डिमांड जो होती है हमेशा इनकम ऑफ लेवल, यानी कि कंज्यूमर की इनकम क्या है। दूसरा आउटपुट लेवल, यानी कि कितना माल बाजार में है। और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये तीनों आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब इफेक्टिव डिमांड जो होती है इसको हम लोग दो सेक्टर में बांट सकते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो दो तरीके होते हैं, एक कंजप्शन और एक इन्वेस्टमेंट। अब जैसे मान लो बाजार में कोई मटेरियल हम अपने लिए खरीदते हैं और उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, यानी सेल करने के लिए नहीं खरीदते, तो वो क्या कहलाता है? कंजप्शन डिमांड कहलाता है। और ऐसा डिमांड जिससे कि हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड। कंजप्शन डिमांड जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? इनकम लेवल और प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम, यानी कि एक तो कंज्यूमर का इनकम क्या है, वो कितना खर्च कर सकता है, और दूसरा चीज ये है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन है उनके बीच में कैसा रेशियो है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट डिमांड को हम लोग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से हमें कितना पैसा क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है। दूसरा, अगर हम पैसा कहीं सेविंग करते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ये दो चीजों पे डिमांड डिपेंड करता है। अब एग्रीगेट डिमांड किसको कहते हैं? द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी इज टर्म एज एग्रीगेट डिमांड, यानी एक इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड है या गुड्स या सर्विस की, वही हमारे लिए क्या बन जाता है? एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। एग्रीगेट डिमांड को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं C+I। C का मतलब होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन की बात करें और अगर उसकी इनकम 100 रुपए है,
₹100 में हो सकता है 60 रुपए वो क्या कर दे, कंज्यूम कर दे अपने खर्चे में, खाने पीने कपड़ा मेडिकल में, और 40 रुपए क्या करता है वो सेव कर लेता है। सेव करना मतलब उससे भविष्य में प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट करना। चाहे बैंक पे जमा करोगे तो ब्याज मिलेगा, कहीं जमीन खरीद लोगे तो उसको फ्यूचर में सेल करेंगे तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो हम लोग जो एग्रीगेट डिमांड को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जो कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के प्लस से इक्वल होता है। अब जैसे एग्रीगेट डिमांड के दो फैक्टर हो गए, एक कंजप्शन डिमांड और एक इन्वेस्टमेंट डिमांड। अब कंजप्शन डिमांड और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है इसको भी फिर हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कंजप्शन डिमांड दो सेक्टर में होता है, एक प्राइवेट कंजप्शन और एक पब्लिक कंजप्शन। प्राइवेट कंजप्शन क्या है, जो तुम और हम यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने लिए खर्च कर रहे हैं, वो क्या है, प्राइवेट कंजप्शन है। पब्लिक कंजप्शन क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोड रास्ता हॉस्पिटल स्कूल बना रही है, तो अपने लिए तो नहीं बना रही, किसके लिए बना रही है, पब्लिक के लिए। तो ये जो कंजप्शन है ये क्या कहलाएगा, पब्लिक कंजप्शन कहलाएगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट के साथ भी हो जाता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। हम जो अपना पैसा इंडिविजुअली कहीं लगा रहे हैं तो हमारे लिए क्या बनेगा, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। मगर गवर्नमेंट रेलवे ट्रैक बिछा रही है, एयरपोर्ट बना रही है, ठीक है, बड़े बड़े मॉल बना रही है, मार्केट बना रही है, उससे गवर्नमेंट को क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, तो उसके लिए ये क्या बन जाएगा, हमारे लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो एग्रीगेट डिमांड जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की, और ये बराबर होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाता है। अब अगर हम बात करें मार्केट डिमांड कर्व की, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिमांड होता है जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस होता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। यानी जैसे जैसे प्राइस गिरेगा लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक सामान खरीदेंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड कर्व की, तो एक जो हमारे खर्चे होते हैं एक फिक्स होता है और एक वेरिएबल होता है। फिक्स एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, मैं कोई पैसा इनकम करूं चाहे ना करूं, मगर कुछ खर्चे ऐसे हैं जो मुझे हर हाल में करना ही करना है, मुझे भोजन करना ही करना है, कपड़ा पहनना ही पहनना है, तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। और कुछ खर्चे होते हैं वेरिएबल, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है मैं वैसे वैसे वो खर्चे बढ़ाता जाता हूं। जैसे मेरी इनकम आज कम है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, जैसे इनकम बढ़ेगी तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, पहले 2 व्हीलर खरीदूंगा, फिर 4 व्हीलर खरीदूंगा, फिर हो सकता है उससे कोई महंगी गाड़ी खरीद लूं। पहले घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है तो बाद में क्या खरीद लिया, कलर टीवी खरीद लिया। तो एग्रीगेट जो इनकम लेवल के साथ एक इनकम जो होती है वो फिक्स होती है और दूसरा जो होता है वो इनकम के साथ घटती बढ़ती रहती है। यानी एक एक्सपेंडिचर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑटोनॉमस होती है। ऑटोनॉमस का मतलब जो इनकम से या किसी अदर सेक्टर से इफेक्टेड ना हो, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑटोनॉमस के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एक क्लोज इकोनॉमी होती है। क्लोज इकोनॉमी किसको कहते हैं, इन क्लोज इकोनॉमी फॉरेन ट्रेड एलिमेंट इज एब्सेंट, यानी हम अपनी देश की बात करते हैं। जैसे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू, जैसे हमने क्या पढ़ा था, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो फॉरेन ट्रेड होता है या जो विदेशों से जो हम लेन देन करते हैं, या चाहे कंजप्शन का हो चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, इसमें नहीं पाया जाता है। मगर जहां ओपन इकोनॉमी मतलब खुली हुई अर्थव्यवस्था, यहाँ पे कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी हमने कितना माल विदेशों को बेचा और वहां से कितना माल खरीदा, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस अमाउंट। तो इन तीनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाता है। अब बारी आती है सप्लाई। सप्लाई किसको कहते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज रिलेटेड टू टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेड अवेलेबल बाय ऑल प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी। यानी एग्रीगेट सप्लाई उस टोटल सप्लाई से है किसी भी कमोडिटी या गुड से जिसको कि जिस प्राइस पे जो प्रोड्यूसर है माल को बेचने के लिए तैयार हो। एग्रीगेट सप्लाई का किसके इक्वल होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है,
दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन। डोमेस्टिक मतलब हमारे देश के अंदर जो चीजें बन रही, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। टोटल फैक्टर इनकम, अगर हम बात करें कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे मैं एक पेन बनाना चाहता हूं, इस पेन को बनाने के लिए कई फैक्टर इन्वॉल्व हैं। अब जैसे जमीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, कच्चा माल चाहिए, सब क्या है, फैक्टर है। और हर फैक्टर के बदले में हर फैक्टर को कुछ ना कुछ क्या मिलता है, इनकम मिलती है। अगर लैंड किराए की है तो उसको किराया मिलेगा, मजदूरी दे कर रहा है तो उसको क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। और जो रिस्क ले रहा है इन सारे फैक्टरों के साथ, उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो टोटल फैक्टर ऑफ इनकम ये किसके इक्वल होता है, रेंट जैसे जमीन का हो गया, पैसा लगा तो उसका ब्याज यानी प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस और प्लस प्रॉफिट। तो ये किसके इक्वल होता है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग। यानी जो एग्रीगेट सप्लाई है, बाजार में कौन सा माल बिकेगा, एक कंज्यूमर जितना कमाएगा, कमाने के बाद कुछ वो क्या करता है, अपने ऊपर खर्च कर लेता है, और कुछ को क्या करता है, सेविंग कर लेता है, जिसको हम लोग अदर वर्ड में क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे अभी, कहां पे, डिमांड में। तो ये यानी कंजप्शन प्लस सेविंग इक्वल टू एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कंजप्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और कंजप्शन और इनकम का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, मेरा सेविंग कहलाएगा। जैसे मैंने 100 रुपए इनकम की, 60 रुपए खर्च कर दिया, डिफरेंस कितना है, 40 रुपए आया दोनों का, तो मेरी क्या हो गई, सेविंग हो गई। मगर मैंने कहा था कि कुछ एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं, जिसको कि इनकम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैसे घर में ग्रोसरी आता है, किराना आता है, इनकम 0 चाहे 1000 रुपए, वो तो आपको लाना पड़ेगा। अगर मैं आपकी इनकम को 0 मान और मेरा ऑटोनोमस जो एक्सपेंसेस है वो 40 रुपए है, तो अब मेरी सेविंग कितनी होगी, -40 हो जाएगी। क्यों, उस 40 रुपए को पूरा करने के लिए या तो मैं उधार लूंगा किसी से, या फिर अपने जो सेविंग है, पास्ट सेविंग जो पहले मैं करके रखा हूं, उसी में से उसको क्या करूंगा, खर्च करूंगा। तो जहां से इनकम से कंजप्शन ज्यादा हो जाता है तो वहां की सेविंग क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब 120 रुपए मेरी इनकम है, 100 रुपए खर्च कर दिया तो 20 रुपए मेरी सेविंग हो गई, मगर ये सेविंग क्या कहलाएगी, पॉजिटिव सेविंग कहलाएगी। यानी जितना मैं कमा रहा हूं उससे कम खर्च कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो आपकी इनकम है वो किसके इक्वल होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग की। और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, सेविंग भी बढ़ती चली जाती है आपकी। अब जो एग्रीगेट जो डिमांड होते हैं उसके जो दो चीज हमने क्या पढ़ा, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। अब कंजप्शन किसको कहते हैं, that part of income in the economy which is spent on goods and service is called consumption। यानी इनकम का वो हिस्सा जो कि हम खर्च कर देते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कंजप्शन के नाम से जानते हैं। कंजप्शन फंक्शन किसको कहते हैं, अकॉर्डिंग टू किन्सियन कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन इनकम और कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। यानी जो इनकम और कंजप्शन के बीच में रिलेशन बताए वो हमारे लिए क्या कहलाता है, कंजप्शन फंक्शन के नाम से हम उसको जानते हैं। किसके बीच में, इनकम और कंजप्शन के बीच में, कि मेरा इनकम बढ़ा तो कंजप्शन कितना बढ़ा, मेरी इनकम घटी तो कंजप्शन कितना घटा। यानी दोनों के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, अनुपातिक रेशियो बता रहा है। तो इस जो रिलेशन, इस जो थ्योरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कंजप्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। और क्या कहते हैं, आपकी जो कंजप्शन होता है कैसे होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा कंजप्शन बढ़ता चला जाता है। सेविंग भी इसी तरह से होती है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी सेविंग भी क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। अब बारी आती है मार्जिनल इनकम या मार्जिनल कंजप्शन। एक यूनिट के 1 रुपए के इनकम के बढ़ने से कंजप्शन में जो भी चेंजेस आते हैं वो क्या कहलाता है, मार्जिनल कहलाता है। चाहे वो कंजप्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, चाहे वो सेविंग से रिलेटेड हो।
अब इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फंक्शन वही, अगर मैं टोटल इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। अब इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो रिलेशन तैयार करता है या बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहते हैं। अब उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं। जैसे LIC की पॉलिसी देता हूं, इनकम ज्यादा रहे चाहे कम रहे, मेरी उतनी ही पॉलिसी के पैसा जाएगा, ना वो घटेगा ना बढ़ेगा। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या कहलाती है, ऑटोनॉमस कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर आज इतना ही करेंगे, बाकी कल।